जब यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो माइंड में एक ही चीज होती है, दिन फाइनल रिजल्ट आ रहा हूँ उस दिन जब रोल नंबर टाइप करें होली पीडीएफ में तो नो रिजल्ट फाउंड ना आए। वी लुक एट द हिस्ट्री, हम देखेंगे ऑप्शनल और टॉपर्स का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। किसी चीज को अपनी वीकनेस नहीं रखना। यस यू शुड हैव स्ट्रेंथ्स बट वीकनेस कुछ नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली एंड कंसिस्टेंट रहना है। बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं मॉक्स, बट यूपीएससी एज वी नो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। आई टुक सम risks, calculated risks, logical guesses, and अभी रिजल्ट आया तो my prelims marks are 102. How many क्वेश्चन पेपर्स या मॉक पेपर्स आर ऑप्टिमम? You have to decide कि मुझे इस कोड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगी कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ आई कैन एनी डे गो बैक टू माय बिजनेस। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। सो दिस मीन्स दोज हु हैव द डिटर्मिनेशन एंड कन्विक्शन इन देयर ड्रीम्स कैन ओनली अचीव इट। सो इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे साथ चैतन्य गिरी, who have secured All India rank 117 in UPSC CSE 2023. Welcome sir. Thank you. Thanks sir. So congratulations चैतन्य. Thank you so much sir. So कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? सर पीडीएफ में नाम देख के काफ़ी अच्छा लगा। एंड जब यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो माइंड में एक ही चीज़ होती है कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ रहा हूँ उस दिन जब रोल नंबर टाइप करें होली तो पीडीएफ में, यस होली पीडीएफ में तो नो रिजल्ट फाउंड ना आए। वो 1 on 1 करके जो साइड में आता है वो दिखे तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। फिर देन जब रैंक पे फोकस करा तो रैंक भी हैव सिक्योर्ड गुड रैंक बाय गुड लक। आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि रैंक अच्छी आए। एंड सो सर जनरल फीलिंग इज वेरी हैप्पी। यस सर। तो जब रिजल्ट आया तो आप क्या कर रहे थे? कैसा मतलब क्या मूवमेंट था घर पे, कैसा माहौल था? सर एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप्स पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि रिजल्ट किस दिन आने वाला है। तो फर्स्ट पहले इन्फॉर्मेशन आई 12th अप्रैल को आएगा। तो आई वाज स्क्रॉलिंग टेलीग्राम द होल डे बिकॉज वहाँ पे सबसे पहले अपलोड हो जाती है। फिर पता चला 15th को आएगा तो देन अगेन आई वाज होल डे आई स्पेंट ऑन टेलीग्राम। फिर पता लगा 16th को आएगा तो सर आई वाज ऑलरेडी टायर्ड कि भाई आ तो रानी है और वो चलता रहेगा। तो सर देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स ओनली बट 1 PM अराउंड फिर से इन्फॉर्मेशन आती है कि विद इन 1 hour आ जाएगा। देन 1 PM अराउंड आई सैट विद माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड हम वही बार बार वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। एंड जैसे ही रिजल्ट आया फर्स्ट आई टोल्ड माई सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर एंड वो घर पे ही थी तब। उस दिन उन्होंने स्पेशली छुट्टी ली थी कि आज रिजल्ट आने वाला है तो आज घर पे रहूँगी बिकॉज माई पेरेंट्स वर आउट ऑफ स्टेशन था। हाँ जी। फिर दीदी को बताने के बाद आई टोल्ड माई भैया, ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड इन दोनों ने काफ़ी मतलब they have been my guide, mentor, companions in this journey because I don't have many UPSC वाले friends. Yes. Because I have studied from home online ही preparation हुई है सारी की सारी. Yes. And तो they both were very happy and in fact खुद से ज़्यादा happy I was more happier when I saw them happy. Yes. True feeling ही तब होती है जब अपने खुश हो. हाँ जी, exactly. Yes. Hello and welcome to Unacademy IAS. To make your preparation easy and effective, we are launching our new offline batches. इंग्लिश मीडियम के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में 29 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मुखर्जी नगर में 24 अप्रैल से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है एंड 2 मई से हमारा प्रयागराज सेंटर में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अवर सेंटर्स। हमारे सेंटर्स का एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जितना मुझे पता लगा आप दिल्ली से हो। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली से टॉपर्स बहुत निकलने लग गए हैं। पहले द ट्रेंड वाज फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार। सो व्हाई सच ट्रेंड दैट यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑफ दिल्ली के जो मेट्रो सिटीज के लोग हैं वो भी बहुत प्रिपेयर करने लगे हैं? इजंट इट द ट्रेंड? इसमें मेरे हिसाब से द थिंग इज दैट इंडिया इज ऑन द राइज और जब इंडियाज इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है देन पीपल themselves want to be a part of it, part of the journey कि हम डेवलपमेंट में कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड करें। तो आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि अब दिल्ली एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी पीपल आर प्रेफरिंग टू गो इनटू यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा क्रेज बढ़ गया है। इट हैज बिकम मोर ऑफ अ फैशन लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज वेब सीरीज एंड ऑल। हाँ जी, that has also contributed to this thing. Yes, exactly. Yes. So what was your optional, Chaitanya? Sir, my optional was political science and international relations. Okay. Yes, sir. It is, I think, हमेशा परफॉर्म अच्छा ही कर रहा है PSIR लास्ट कुछ ईयर से जब मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, PSIR का एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है कि एक तो अपने आप में ऑप्शनल इट हैज स्कोर्ड वेरी वेल, इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द हिस्ट्री
एंड ऑल्सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप Yes. with ethics, with GS2, with GS4. So ये overlap helps us increase our score in these other papers as well. करेक्ट नहीं ओवरलैपिंग तो है ही मतलब मुझे लगता है जैसे ओवरलैपिंग तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज सब जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री बट आई थिंक don't you think that some optionals are overperforming others like as we see that geography we see मतलब people used to say geography is not performing and is performing PSR is it true or is it just a myth I mean I believe इसमें कुछ I've heard कि scaling होती है like after the marks are given after the mark sheet is calculated there is some kind of scaling that happens at UPSC and I believe if we look at the history हम देखेंगे optional और toppers का as such कोई relationship नहीं है we see ki for example this time the topper is from electrical engineering yes so there is no particular relationship in that regard and if you work hard I think koi bhi option lo you can score good marks it depends on candidate it depends the caliber on of candidate exactly yes so this was your second attempt Chaitanya so in the first attempt what went wrong if you can recall like what are the strategies you have changed to clear this year's examination so first attempt I was not able to clear prelims itself and if I look back I would say that I lacked consistency tab okay because I was preparing with college and fourth year में exams वगैरह आते हैं so I believed I lacked consistency yes and also I was self restricting myself okay because जैसे when we prepare for prelims तब क्या था people used to say कि ancient medieval छोड़ दो because questions कम आते हैं yes and too much to learn too much to remember तो ancient medieval छोड़ दो exactly and 2022 में हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस यस 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 आल्सो साइंस एंड टेक बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस एंड टेक का है सो आई गॉट अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट कि साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरा बैकग्राउंड साइंस टेक का रहा है एंड इजी क्वेश्चंस आते हैं साइंस के बट आई स्टिल रिमेंबर 2022 में मेरा एनएफटी वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ था नॉन फंजिबल टोकन वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ था एंड मेरा वो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस वाला क्वेश्चन भी गलत हुआ था तो जो बेसिक भी गलत थे वो भी आई डिड रॉन्ग बेसिक क्वेश्चन तो फिर आई डिसाइडेड कि कुछ छोड़ना नहीं है एंड इनफैक्ट जो चीज वीक है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड इनफ कि कोई चीज वीक ना रह जाए बिकॉज इस एग्जाम में दिस इज अ कंपेटिटिव एग्जाम इफ यू आर वीक समवेयर और दूसरा बंदे ने उसको प्रिपेयर करा हुआ है देन he'll have an edge yes तो एक चीज किसी चीज को अपनी वीकनेस नहीं रखना yes you should have strengths but weakness कुछ नहीं होनी चाहिए exactly and consistent रहना है yes very good so 2023 I have also seen the paper 2023 prelims was a shocker to everyone हाँ जी exactly isn't it even not just the questions even the options which were given the pair वाला questions बहुत सारे थे statement 1 statement 2 I think the elimination method has been eliminated हाँ जी है ना isn't it so was it a shocker for you also yes like how did you manage during that time because हम लोग बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं practice करके जाते हैं mocks but UPSC as we know unpredictable service commission है तो how did you manage at that time तो माइंड में क्या था क्योंकि 2022 में ऐसे 6-7 क्वेश्चंस आ गए थे ऑलरेडी नंबर ऑफ पेयर्स करेक्ट वाले तो मार्केट में क्या चीज थी कि ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दो बिकॉज 6-7 क्वेश्चन है क्योंकि इसमें यू कैन नॉट टेक अ गेस वही वाली चीज की एलिमिनेशन नहीं लग रहा है और एक भी ऑप्शन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो यू शुड लीव इट तो जब 2023 का पेपर खोला फिर देखा पहले पेज पे सारे ये वाले क्वेश्चन फिर ऐसा लगा कि नेक्स्ट पेज पे शायद नॉर्मल वाले क्वेश्चन आएंगे फिर पलटा तो वही वाले क्वेश्चन तो देयर वर अराउंड 60-70 क्वेश्चंस जो पेयर बेस्ड ही थे तो आई हैड डिसाइडेड कि छोड़ तो सकते नहीं तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड हाँ जी टेक अ स्टैंड तो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज बिकॉज ये चीज तो शॉकर थी तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई काम माई सेल्फ डाउन कि कोई बात नहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं है सबके लिए शॉकर है एंड इन फैक्ट वी कैन सी कि प्रीलिम्स की कट ऑफ जो आई है इस बार दैट इज 75 तो उसमें पता लग रहा है कि टफनेस और डेफिनेटली दैट हैज इंक्रीज्ड सो रिलेटिव परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन हाँ जी तो उस चीज की थोड़ी फिर टेंशन कम हो गई कि भाई मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है एंड देन वही अपने बेसिक्स पे थोड़ा प्ले करा एंड जो करंट अफेयर्स में चीजें करी थी उनसे थोड़ा आई हैड टू टेक अ गेस क्योंकि ऑप्शंस क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है यस तो जो न्यूज़पेपर में पढ़ी थी चीजें जो करंट अफेयर्स में कवर करी थी उनके बेसिस पे आई डिसाइडेड आई टुक सम रिस्क्स कैलकुलेटेड रिस्क लॉजिकल गेसेस एंड अभी रिजल्ट आया तो माय प्रीलिम्स मार्क्स आर 102 तो आई थिंक हाँ जी तो उसमें फिर वो चले होंगे कुछ गेसेस एग्जैक्टली तो यही है सो माय पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन वाज बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि टॉपर्स को सब पता होगा हाँ जी सो आई जस्ट वांटेड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हम लोग को सबको नहीं पता होता बहुत सारी चीजें वी मेक इट वहाँ पे बनाना पड़ता है ऑन द स्पॉट थिंकिंग ऑन द स्पॉट इंट्यूशन बट इसमें एक चीज बोलूंगा कि
practicing tough mock tests, हाँ, वो बहुत हेल्प करता है because that helps you develop that intuition. करेक्ट कि जो क्वेश्चन नहीं आता Correct. कि उसको कैसे हैंडल किया जाए. एग्जैक्टली हाँ जी. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि ये हमने गेस मारा है बट समवेयर इट इज इन आवर सबकॉन्शियस हाँ माइंड, जी, है ना, exactly, समवेयर इट इज exactly. देयर, हाँ जी. सो दैट इज देयर. सो विल गो प्रीलिम्स मेंस की अलग अलग स्ट्रेटजी. तो प्रीलिम्स का तो जैसे आपने बताया वही स्टैटिक रिवाइज, करंट अफेयर्स रिवाइज. सो आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग मोर ऑन प्रीलिम्स. हाउ मेनी क्वेश्चन पेपर्स या मॉक पेपर्स आर ऑप्टिमम कि इतने तो लगभग सॉल्व करने ही चाहिए? देखो मेरा एक्सपीरियंस इसमें क्या रहा है कि आई हैड गिवन अराउंड I would say 20 sectional tests Okay. throughout the year. Okay, not throughout just the year. Okay. before prelims. हाँ हाँ. Then 7-8 मैंने FLTs दिए थे before the prelims. Okay, only But 7-8. हाँ जी 7-8. Okay. But I would say कि इस पे focus, your focus should not be on कि कितने देने हैं. और neither should your focus be on marks or rank. Exactly. Your focus should be on where am I lacking. Exactly. कि मेरे मार्क्स अगर 70 आ रहे हैं 60 आ रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट क्यों मैंने आ रहे कौन से क्वेश्चंस गलत किए. हाँ. मेरा कौन सा टॉपिक वीक है. Correct. या फिर क्या जैसे वो समटाइम्स दे आस्क हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट. हाँ. तो क्या ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. हाँ, exactly. या आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. मतलब व्हाट टाइप ऑफ एरर? ह्यूमन एरर है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गलत पढ़ लिया, कि लैक ऑफ रिवीजन का एरर है. कि Exactly. नोट्स में तो था बट याद नहीं था. Exactly. तो ये चीजें आइडेंटिफाई करके इन पे वर्क करना है. Yes, और yes. स्ट्रेस नहीं लेना रैंक और उसका मार्क्स का. Yes. क्योंकि जो यूपीएससी पेपर देगा वो आई डोंट थिंक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना सकता है. एग्जैक्टली. वो जो यूपीएससी पेपर बना रहा है वो यूपीएससी ट्रेंड सेटर तो यूपीएससी है, दे आर फॉलोइंग. एग्जैक्टली. तो उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना. स्ट्रेस इस चीज का लेना है कि इंप्रूव कहाँ करें. एग्जैक्टली. एंड ये तो ही जीएस की बात. नाउ कम्स द बिग वर्ड सीसैट. नाउ दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर मेनी एस्पिरेंट्स. एज यू नो यू आर इंजीनियर. इवन आई थिंक यू हैव आल्सो फाइंड इट टफ. डेफिनेटली. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इज इट रियली टफ? और जितना ज्यादा टफ है उससे ज्यादा एक हवा बन गया, एक मिथ क्रिएट हो गया कि बहुत टफ हो गया है, कैट लेवल का हो गया है. इज इट रियली सो? I would say toughness तो definitely has increased because last year 2022 में my CSAT marks were around 127. Okay. But this time my CSAT marks are around 80. Okay. तो Close. definitely हाँ जी, तो वो close वाली चीज़ आ गई है. And but उसके लिए I would say कि CSAT में the prime objective is you should know what questions to leave. Yes. बिकॉज कुछ मैथ्स के या कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे हैं दे रिक्वायर टाइम. Yes. वो 1 से 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो होंगे. पाएंगे. एंड अगर तुम उस पे अटक गए, इफ यू टेक इट ऑन योर ईगो कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैथ्स में चाहे बिल्कुल. अगर इफ यू हैव दैट फीलिंग इन योर माइंड तो फिर टाइम वेस्ट होगा एंड देन यू विल पैनिक. एग्जैक्टली. फिर पैनिक में इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी गलत होंगे, मैथ्स वाले भी गलत होंगे. करेक्ट. तो आई वुड से इसके भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए. यू हैव टू डेवलप दैट स्ट्रेटजी कि मुझे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई मैं कर पा रहा हूँ कि कौन से छोड़ने हैं और कौन से अटेम्प्ट करने हैं. एंड आई वुड से इसमें कि यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन इंग्लिश. अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सॉर्टेड है तो आई थिंक सीसैट इज नॉट अ टफ पेपर क्योंकि आधे क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, आधे मैथ्स के हैं. Yes, अगर इंग्लिश वाले यू कैन डू अच्छे से तो 66 मार्क्स लाना इज नॉट दैट टफ. But we cannot rely totally on English also, no? Because the options are very close. You never know कि what is the option. हाँ जी. So we have to put X in all the baskets. थोड़ा comprehension भी करना है, थोड़ा quant भी करना है, everything. Like I would say make English your strength and maths के easy questions identify कर लो. हाँ. Because 15-20 easy questions होते हैं. Maths LR के मिला के. हाँ. English को strength बनाओ और 15-20 अपने वो वाले questions कर लो. तो I think you'll be able to clear. मतलब smartly खेलना है. हाँ जी. 35-40 क्वेश्चन करो with accuracy rather than try to solving 80 questions. 80 questions. हाँ, good. Like questions 60 तक जाओ. 60-65 questions attempt करो. Yes. And उसमें अपने इंग्लिश अच्छा स्ट्रॉन्ग रखो. Yes. And maths उस पे जो easy questions हैं हाँ. उनको टाइम देके you can solve. Correct. इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि क्लास 11th एंड 12th की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इनके थोड़े क्वेश्चंस देख लो. लाइक बेसिक लेवल वाले. NCERT. हाँ जी एनसीईआरटी के क्लास 11th के. ओके. बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. हाँ जी. कंसेप्ट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे. हाँ जी कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. So after giving prelims, you were sure that you will get through, or you were dicey? It was dicey definitely. ऑल्दो मैंने डिफरेंट कोचिंग के मार्क्स लगाए थे एंड सारी कोचिंग से 90 to 100 आ रहे थे. ओके. बट कट ऑफ नहीं पता थी. कट ऑफ मे बी 90 रहे, मे बी 100 रहे. एंड देन कोचिंग की जो आंसर की होती है दे आर नॉट दैट रिलायबल. यूपीएससी की अपनी आंसर की दैट्स द मोस्ट रिलायबल की. In 2022 also there was a very deviation of 15 marks from some test series. हाँ जी exactly. तो वो डाइसी तो था ही बट हाँ आई थिंक 12th जून को आया था रिजल्ट इसका भी प्रीलिम्स का. Yes. आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ आई हैव माय नेम. Yes. So then after clearing prelims, okay, then what was the strategy? Because around 90 days are there in between prelims and mains. So how do you manage that time? What strategies have you adopted? Exactly. इसके लिए I would say कि 12th जून को तो I was happy, but 13th जून को I was the most stressed person on this earth because I knew I had to give mains. Yes. Although mains के मेरे basic notes ready थे, Okay. but I knew कि value addition बहुत सारा करना है.
Yes. एंड अदर देन वैल्यू एडिशन आई हैव टू प्रैक्टिस कि टाइम में कैसे लिखें. डेफिनेटली. ऑल्दो टाइम में भी मैंने दिसंबर 2022 तक आई हैड सॉर्टेड कि मैं टाइम में लिख पा रहा हूँ, बट क्वालिटी पे फोकस करना है, वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है. Yes. एंड एस्से आई हैडंट रिटन अ सिंगल एस्से तब तक. प्रीलिम्स के बाद ही मैंने एस्से लिखने स्टार्ट करे थे. Okay. हाँ, तो एस्से की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि एस्से कैसे करना है. इनफैक्ट एस्से के तो बहुत सारी मेंटरिंग भी बहुत अवेलेबल है मार्केट में. Yes. तो एवरी मेंटर वाज टेलिंग मी डिफरेंट थिंग्स कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. Yes. बट उसके बाद मैंने अपने मॉक टेस्ट लिखने स्टार्ट करे, एंड उससे आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाँ. लॉजिकली एंड रैशनली, लाइक इवैल्यूएशन में दे गिव सर्टेन रिमार्क्स. हाँ. अगर मुझे वो रिमार्क रीजनेबल या रैशनल नहीं लग रहा, देन आई यूज्ड टू इग्नोर कि जो मुझे अपील करे, जो मेरी इंट्यूशन को अपील करे. आई यूज्ड टू फॉलो ओनली दैट रिमार्क्स. एंड इसमें आई वुड से कि एस्से में व्हिच आई डिड अ फ्यू थिंग्स लाइक पोएम्स, कोट्स एंड एनेक्डोट्स मैंने बहुत सारे डाले. Yes. आई रिमेंबर कि जो मैंने 2 एसेज लिखे थे, उसमें ईच एसे में आई हैड रिटन अराउंड 2-3 पोएम्स आल्सो. Okay. 2 poems in first essay and 2 big quotes in second essay. हाँ. तो ऐसी चीजें आई थिंक दैट हैज awarded me, that has been rewarded. Exactly. In the paper I've scored 134 marks. Exactly, I have seen that you have scored 134, even more than rank 1. So this can be a catch for aspirants, that these anecdotes, poems, these works. Because nowadays we have a philosophical type of essays. We have no more this GS type of woman, farmer. है ना? We UPSC wants us to think impromptu, वही spot on the spot, है ना? इसमें एक चीज और I would like to add कि essay में you have to I think go deep rather than go wide. Because पहले what people used to do was कि essay का कोट आया तो एक इकोनॉमिक साइड लिख दो, एक पॉलिटिकल साइड लिख दो, एक that pestle approach जो होती है, pestle approach. तो I would say कि जो कोट है, you have to decide कि मुझे इस कोट की सबसे important चीज क्या लगी, and उस पे you have to talk, उस पे you have to build a story, उस पे holistic approach, एक holistic perspective you have to give. Yes. I think that would be awarded. And बाकी GS में I used to give mock test. मैंने different coaching के mock test लिए थे. Okay. And model answers से I used to do value addition. Okay. And certain value addition PDFs मिलते हैं market में. Different coaching institutes के. उससे I used to do my value additions. Okay. And optional में also I think कि for example मेरा optional was political science and international relations. I would say कि उसके लिए भी you have to develop that flow. Like GS की अप्रोच एंड ऑप्शनल की अप्रोच आर डिफरेंट. GS में आई वुड एडवाइस की राइट पॉइंट वाइज, गिव एज मेनी डिटेल्स, गिव एज मेनी फैक्ट्स. हाँ जी, डाइवर्सिफिकेशन देनी है एंड क्वांटिटी पे भी फोकस करना है GS में. बट आई वुड से इन ऑप्शनल स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस you have to focus on developing that flow. I would say it is a small essay because जो 20 markers हैं, you should treat them as a small essay and एक depth में holistic picture में analysis देना है rather than just bombarding the examiner with facts. Correct. Hitting the core on the context. Core और context पे उसकी जो soul है, उस पे you have to hit करना है. Yes. Because most of the students come and they say that they have written whole 20 questions, but they are scoring very less. Because they are periphery में लिख रहे हैं, core पे नहीं बात कर रहे हैं. Yes. जो core है उसको identify करके if you are able to write, I think you should get marks. Okay, तो आपने political science की भी test series लिखी थी during that period. Actually इसमें मेरे साथ issue क्या हुआ कि after clearing prelims, I was too focused on GS and essay. तो पॉल साइंस का I couldn't write many of the tests. I used to like practice, I used to study political science, but उसके I couldn't write many of the tests. Yes. तो टेस्ट मैंने सेक्शनल लिखे थे 3-4, but full length कोई नहीं लिखा था. And I think उस वजह से थोड़ा. But I think I have seen mark sheets. I think you have scored one of the highest marks in pol science. 283. हाँ जी. बट आई थिंक फर्स्ट पेपर में बिकॉज सेक्शनल मैंने फर्स्ट पेपर के दिए थे. ओके. तो आई स्कोर्ड गुड. आई स्कोर्ड 149 इन पेपर 1. गुड. एंड सेकंड पेपर के आई कुडंट राइट एनी ऑफ द मॉक टेस्ट, नॉट इवन सेक्शनल. हाँ जी, एग्जैक्टली. आई हैव स्कोर्ड 134 इन पेपर 2. ओके. सो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन. बट स्टिल इज अ गुड स्कोर. हाँ जी, डेफिनेटली. यस. सो आई मीन आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक उस समय क्या होता है कि 100 दिन में GS भी करनी है, ऐसे भी करना है, एथिक्स भी करना है, ऑप्शनल भी करना है. हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम एंड डे? लाइक ऐसा करते थे आपकी आधा दिन में GS पढ़ूंगा, ऑप्शनल पढ़ूंगा, या यू डिवाइडेड एज अ वीक्स? क्योंकि ये एस्पिरेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि वो 100 दिन को मैनेज कैसे करें, क्योंकि वो उस मैनेजमेंट में ही सारा टाइम निकल जाता है. डेफिनेटली. इसके लिए मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने उल्टा चला था. अच्छा. लाइक 15 सितंबर को एसे था, एसे मेंस का एसे का पेपर था. यस. तो मैंने ये सोचा था कि 1 महीने पहले तक पूरा पेपर मतलब सिलेबस हो जाना चाहिए. एक लास्ट 1 मंथ आई जस्ट हैव टू राइट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस. ओके. ऑल्दो जो प्लान बनाते हैं वो हो नहीं पाता कभी. बट लाइक 15 अगस्त वाज माय कट ऑफ डेट कि यहाँ तक सारे वो कंप्लीट कर लेना है सिलेबस. फिर मैं उल्टा चला कि भाई 15 जून आज डेट है, आई हैव 2 मंथ्स. 15 जून से जुलाई से अगस्त.
तो देन आई स्टार्टेड डिवाइडिंग कि 15 डेज GS2 को दूंगा, 15 डेज 4 को दूंगा, एंड देन मेरा फोकस ज़्यादा था GS2, GS4 और essay कि इन 3 में अच्छे मार्क्स ले आऊँ, एंड GS1 and 3 because I didn't like to study much about GS1 and GS3. GS2 and GS4 was more appealing because it's optional. हाँ जी, definitely optional से भी overlap थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है. तो my focus was on essay, GS2 and GS4. Yes. And GS1 and GS3 पे I used to devote time, but थोड़ा कम time as compared to the other papers. And फिर मैंने वो divide कर लिया था कि next 60 days में ऐसे ऐसे करना है. And although I was not able to complete it, I still remember कि 23 अगस्त को एक अभ्यास होता है that I had given. Yes. तो तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था. Okay. तो I was like कि दूँ या ना दूँ, but then I thought कि देखे तो आते हैं. At least I'll get the gist of it. कि 3 दिन लगातार 2-2 घंटे के पेपर देना. How does it take a toll? Yes, exactly. तो वो चीज़ I gave, and उसके बाद तक August 10 तक I was done with my syllabus. And last 14-15 days I just revised and gave tests. Very good, very good. And then you cleared the mains. And interview के लिए तो वही फिर DAF पे काम किया. हाँ जी, इंटरव्यू के लिए DAF पे काम किया. This time इंटरव्यू का क्या एक इशू रहा कि जनरली इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं 31st Jan, लेट Jan से स्टार्ट होते हैं. This time they started around 2nd Jan only. Exactly. तो कुछ स्टूडेंट्स को काफी कम टाइम मिला. Although I was fortunate enough कि my interview was on 26th March. Okay. तो हाँ, I got that time. Yes. बाकी which board was that? IPS शीलवर्धन सर का बुक था. हाँ जी. Okay. And मेरा इंटरव्यू तो जनरली DAF based ही था. Okay. They asked me few factual questions also, which I could not answer. Okay. But analytical questions में I could manage and. Yes. Okay. So चैतन्य, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत बीटेक वाले लोग, इंजीनियर्स स्पेशली, इवन IITians, डॉक्टर्स, एम्स वाले, दे आर कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज फ्रॉम लास्ट some years. And recently you might have heard that Sanjeev Sanyal, he has also said that this has become a poverty of aspiration. है ना, जैसे कि और कोई सपने ही नहीं बचे, है ना, और कुछ सोच ही नहीं रहे ना, आप एंटरप्रेन्योर बनना सोच रहे हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर, दिस अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, टाइम, एनर्जी. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आई आल्सो फील this exam, is it that much worth that you are giving your whole youthful stage and coming out with nothing, because 99% having that fate only. So what is your take on it, like as a honest feedback? What you would like to say to an aspirant? इसमें I think you have to understand कि entry और exit कब करनी है. Yes. I think that is highly important. जैसे when I started my preparation, I had thought कि I will give only 4 attempts. Yes. 4 attempts तक नहीं हुआ, then I'll go somewhere else. Yes. And इसमें I would also believe कि we see the role of state is minimizing. That's why like Sanyal sir has said these things कि private sector should also expand. Exactly. In that sense. तो मेरा मानना तो पर्सनल यही है कि यू शुड नो अबाउट द एग्जिट पॉइंट कि भाई डिसाइड योर एग्जिट पॉइंट ऑन योर ओन. फॉर एग्जांपल माय प्लान बी एंड बैकअप वाज सॉर्टेड बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. सो आई न्यू कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ आई कैन एनी डे गो बैक टू माय बिजनेस. बट इफ आई थिंक यू शुड हैव अ प्लान बी एंड यू शुड फोकस ऑन कि मुझे एग्जिट कब ले लेना चाहिए. Exactly. अगर 3 बार में नहीं हुआ देन आई शुड फोकस ऑन माय प्राइवेट सेक्टर जॉब या आई शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और अदर थिंग्स. एंड इसमें आई बिलीव कि बिकॉज इंडिया इज, जो मैंने पहले बात बोली कि इंडिया इज डेवलपिंग, तो देयर इज समथिंग force of a pull factor also, which is driving the youth ki I want to be part of that bureaucracy, I have to be part of the entrepreneurship. Yes, entrepreneurship also. Yes. So that is I think playing a role here. Very good. So what I mean advice would you like to give to our future aspirants? If you have to give 1-2 advice very genuinely, what would you like to say? First thing I would like to say is don't self-restrict yourself. Yes. Because I have seen कि people do self-restrict themselves. जब I was preparing for mains, मेरे mind में एक ये चीज़ थी कि इतना data कौन याद करेगा. But self-restricting as in like what is the concept? I'll explain. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे माइंड में ये आता था कि इतना डेटा कैसे याद होगा. मैं अपने आप को ये कहता रहता इतना डेटा तो याद हो ही नहीं सकता. इतने डेटा, इतने कोड्स एक आदमी कैसे याद कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट में होता है नेशनल पार्क्स. तो इतने नेशनल पार्क्स कैसे याद होंगे. 150 नेशनल पार्क्स है, 700 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व, सारी स्पीशीज के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें. बट देन आई वॉच सुदर्शन गुर्जर सर का कोर्स नेशनल पार्क्स वाला, एंड ही सेड 10 दिन बैठो, 10 दिन जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अगर याद नहीं हुआ तो छोड़ देना. तो आई सेड ओके 10 दिन फॉलो करके देखते हैं. एंड टर्न्स आउट 10 दिन में वो सारे याद हो गए. तो देन इट हिट मी कि कभी सेल्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को. सेम चीज मेरे साथ मेंस में हो रही थी
कि आई वाज लाइक कि डेटा कैसे याद होगा, इतने सारे कोड्स कैसे याद होंगे. ओके. बट देन आई स्पेसिफिकली फोकस्ड कि डेटा और कोड्स याद करने ही करने हैं. अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया करेक्ट. कि अपनी पोटेंशियल आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू पुश इट. डोंट सेल्फ रिस्ट्रिक्ट कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो टॉपर्स ही कर सकते हैं बस. मतलब अपने आप को टॉपर समझो एंड गो फॉर इट. टॉपर तो तब बने ना कर चुके थे. हाँ जी, डेफिनेटली. ऐसा थोड़ा कि टॉपर कर रहे हैं, है ना, तो इट्स अदर वे राउंड. हाँ जी. सो बेसिकली करते रहना है, वो धीरे धीरे अपने आप ही होती चली. अपनी पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके पुश दैट पोटेंशियल एंड डोंट थिंक कि ये मेरे से नहीं होगा. एग्जैक्टली. ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस. Exactly. So I have read one book, ¡Sapiens* by Yuval Noah Harari. There is a quotation I liked very much, that in a world deluged with so much irrelevant information, clarity is power. Definitely. है ना. So we know that this has become an infodemic era. Lot of information is coming up, lot of notifications are coming of news. So how did you keep up with the news? How did you manage that, what to read, what not to read? How did you manage it? इसमें what I did was, I think UPSC का syllabus is very vast, and if you start reading irrelevant और दूसरी चीज़ें, you'll never be able to finish the syllabus. Yes. तो इसके लिए what I did was, I used to look at syllabus and previous year questions every 10-15 days. Like पूरे 2 साल की जर्नी में every 10th or 15th day I would look at previous year questions and the syllabus, so that वो चीज़ internalize हो जाए. Correct. कि what has to be read and what has to be left out. Correct. तो this was one way which I used to manage. Very good. For example, बहुत सारी magazines आती हैं. Yes. And न्यूज़पेपर ही हो गया. For example, न्यूज़पेपर की बात करते हैं. तो न्यूज़पेपर में क्या है, अगर बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो देन यू हैव दैट आइडिया कि दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर यूपीएससी. बिकॉज यूपीएससी को क्या चाहिए, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स. तो उस चीज़ को लेके उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. जो वंस इन अ वाइल रिपीट हो रहे हैं, देन यू कैन लीव देम आउट. Yes. So since you mentioned newspaper, so which newspaper you used to read? I used to read The Hindu. The Hindu. Okay. So because syllabus is very vast and all those things. So how, like, what fun activities you used to do during your, like, I used to play chess a lot while I used to get bored during studies, na, I used to play chess. So what activities you used to do, fun activities? Okay. So I used to have 2-3 fun activities. मेजरली मेरा दिन में क्या होता था कि 2 घंटे के आई यूज टू हैव सेशंस. 2 घंटे पढ़ने के बाद आई यूज टू टेक 30-40 मिनट्स अराउंड ब्रेक. उसमें आई यूज टू प्ले गिटार एंड सिंग थोड़ा सा, जनरल जैम सेशन सा कर लेता था. एंड उसके बाद आई यूज टू अगेन सिट फॉर 2 hours. इसमें वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, जो मेरे साथ पर्सनली होती थी, जो मुझे लगता था बाकियों के साथ नहीं होती होगी, दैट इज कि 2 घंटे के बाद व्हेन आई यूज टू टेक हाफ एन आवर का ब्रेक, उसके बाद व्हेन आई यूज टू स्टडी फॉर 2 hours, फिर ब्रेक 30 मिनट से मेरा काम नहीं चलता था. मुझे उसके लिए लेना पड़ता था 1-1.25 घंटे का ब्रेक. फिर अगर 2 घंटे दोबारा पढ़ाई करी, फिर लेना पड़ता था 2 घंटे का ब्रेक. तो दैट इज थिंग. So you're not following the Pomodoro technique? हाँ जी, वो पोमोडोरो थोड़ा सा. हाँ जी. Okay. वो चीज़ रहती थी. एंड उसमें मेजरली आई यूज टू प्ले गिटार, प्ले पियानो. आई हैव पियानो. Lot of guitarists are going into services. I have seen. And बाकी I also have a pet. His name is Tyson. So I used to play with him also. Mike Tyson. He's a Labrador. Okay. Dog. Great. So who inspired you? Although it's a cliche question, people ask, like, who inspired you to become a civil servant? We all know it's a good service, it's a prestigious service. Everyone want to be into this. But still, what is the driving force to be into? Like, as you mentioned, you are from a good business family. So what is that motive to be in the service? I would say कि motive to be in the service is, again, मेरा personal वो था कि India is developing and I want to contribute to that development. Yes. India की economy. Any role model? You have any role model, like, who inspired you? There's one IS officer. His name is Armstrong Palme. Yes. He developed that road. Yes, Manipur. Manipur वाली. Miracle Man. The Miracle Man. Yes. So I think IAS, IPS की जो services हैं, they provide you that authority, that power, and also that responsibility, where you can make a effective change in the society. Yes. अपने आप से ही. So that inspired me to be in the service. Very good. So चैतन्य, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि जैसे रिवीजन कैसे करना है, कितने पीरियोडिक टाइम पीरियड में करना है ना. बिकॉज देखो, एग्जाम के पहले 1 दिन पहले सब कुछ तो नहीं रिवाइज कर सकते. जैसे प्रीलिम्स है, मान लो, है ना, 16 जून को है, तो ऑन 15 जून everyone can not revise Lakshmikant, Spectrum or those standard books. So what is the strategy? How should we revise? This is a very important question. इसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली, तो थोड़ा एक अर्ली मूवर्स एडवांटेज था. तो आई यूज टू फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट्स, और बेसिक कंसेप्ट शुड बी ऑन योर टिप्स. एक बार बेसिक और फाउंडेशन टिप्स पे हो गया, तो इट शुड बी लाइक कि कोई तुमसे कुछ पूछे तो यू शुड नॉट से कि अभी नोट्स देखने पड़ेंगे. दैट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग. किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, इतना रिविजन करना जरूरी है.
इनफैक्ट आई वुड से इस एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो मोर देन रीडिंग न्यू थिंग्स यू शुड फोकस मोर ऑन रिविजन, कंसोलिडेटिंग, एग्जैक्टली कंसोलिडेट करना, वो इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना, इंटरनलाइज करना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो बात करी आपने कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले कैसे रिविजन करना है, उसके लिए आई वुड से मेक शॉर्ट नोट्स. यू शुड हैव 1 पेजर 2, स्पेशली फॉर मेंस, कि पूरे पेपर के कुछ 4-5 पेजर्स होने चाहिए. यस, कि पेपर से पहले ये रिवाइज करके जाना है, एंड दीज पॉइंट्स आई हैव टू राइट इन माय पेपर. तो मेंस के लिए मैंने क्या किया था, इनफैक्ट एक रात पहले भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मेंस से भी एक रात पहले आई हैड अ पीडीएफ जिसमें से मेरे नोट्स थे, उसमें से मैंने और शॉर्ट नोट्स बनाए. अच्छा, कि ये 20 to 25 पॉइंट्स आई विल हैव टू राइट. मतलब इट शुड बी हैंडी, रेडीमेड, कि बस ऐसे ही उतार देना है. और ये मैंने सुबह जो जर्नी होती है, लाइक माय सेंटर वाज 1 hour अवे, उसमें भी आई यूज्ड टू रिवाइज. एंड जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता है मेंस का बीच में, 12 to 2 आई गेस, तो उसमें भी आई यूज्ड टू रिवाइज. तो दैट रिवीजन आई थिंक हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली इन माय ऑप्शनल पेपर 1, बिकॉज वो चीज जो फिलोसोफर्स होते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एग्जैक्टली. तो बिकॉज एग्जाम से जस्ट पहले देखी हुई चीजें थी, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू रेप्लिकेट देम इन द एग्जाम एज इट इज. So, Chaitanya, honestly, I did not felt any point of time that I am taking interview. It was like a very organic talk. I felt that I am talking to my fellow mate as an aspirant, and we are discussing strategies and what we are doing and not. So it was really wonderful talking to you. Thank you again. Thank you so much, sir. Thank you.